अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSX रोजनामा। मुझे शो में साथ ज्वाइन कर रहे हैं मुफीज अजीज और मोइश शहजाद। मोइश, कल हम हफ्तानामा में भी डिस्कस कर रहे थे कि मंडे की ओपनिंग या तो गैप अप भी हो सकती है या एक जो मेजर रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए जो कि 1,82,000 की है, या तो उसको मार्केट ब्रेक करेगी तो आगे एक बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। तो आज का ट्रेडिंग सेशन मेरा ख्याल है थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग की तरफ थोड़ा वॉलेटाइल भी रहा। ओवरऑल आज की मार्केट कैसी थी और कौन से मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे, वॉल्यूम कैसे थे आज के मार्केट? बिल्कुल साथ कल हमारी जो डिस्कशन थी उसके अंदर मैंने बताया था कि मार्केट पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव ओपन हो, तो उसी तरह से 100 पॉइंट माइनस के पास मार्केट ओपन हुई और उसके बाद 700 पॉइंट प्लस का हाई लगाया मार्केट ने और अच्छा खासा टाइम मार्केट पॉजिटिव साइड पर थी। लेकिन आखिरी 1 घंटे के अंदर मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आई, तकरीबन 1156 पॉइंट मार्केट माइनस बन गई और जो लो लगा था वो 1240 पॉइंट का लगा था। 1,78,400 पॉइंट के पास मार्केट बन हुई है। जो 1,80,000 है वो भी अब मार्केट का रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि कई बार 1,80,000 से टकरा के मार्केट नीचे आ जाती है। और जो मेन सेक्टर्स थे उनके अंदर सबसे टॉप पर कमर्शियल बैंक है जिसके 300 पॉइंट माइनस है, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है जिसके 200 पॉइंट माइनस है आज पूरी मार्केट के अंदर से। मुइज, मैं आपके पास वापस आऊंगा, स्पेसिफिक स्टॉक से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। मुफीज, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। हमारे पास ये भी खबर आ रही थी कि पाकिस्तान जो है वो प्लान कर रहा है कि ईरान से जो है हम ऑयल जो है उसको इंपोर्ट करेंगे। तो एक तो इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा, और अगर हम ये डिस्काउंटेड या थोड़ा सा सस्ता ऑयल अगर हम ईरान से लेते भी हैं तो क्या इससे हमारे इंपोर्ट बिल के ऊपर थोड़ी सी ईज हो सकती है और जो करंट अकाउंट है वो थोड़े से बेहतर हो सकते हैं, और क्या ये चीज एक्चुअली मटेरियलाइज होने के चांसेस हैं? इस बारे में जरा बताइए। अच्छा, ये चीज़ आई क्योंकि अभी सैंक्शंस जो हैं वो पॉज हुई हैं ज़रा फॉर 60 डेज, तो ईरान के पास भी एक मार्जिन है मैनूवर करने का। दूसरी बात ये है कि जो आपने बात की ना इंपोर्ट बिल पे प्रेशर कम आने की, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कितने डिस्काउंट पे इरानियन ऑयल मिलता है। अब अगर हम इंटरनेशनल मार्केट से देखें तो हम अगर अरब लाइट इंपोर्ट करते हैं तो हम उसकी डेंसिटी को देखते हैं, जिसका API ग्रेड होता है वो अराउंड 33-34 डिग्रीज के करीब होता है। अब आप इरानियन लाइट के करीब भी कर लें तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है, और इरानियन हैवी जो है वो अराउंड 27-30 डिग्री के करीब उसका API है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो इरानियन लाइट अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो क्योंकि हमारा API ऑलमोस्ट वही है, बट एक प्रॉब्लम ये है कि उसमें सल्फर ज्यादा है, फिर जो फर्नेस ऑयल वो ज्यादा प्रोड्यूस करती है जो कमर्शियली इतना वाइबल हमारी इंडस्ट्री के लिए नहीं है, और जो हमारे पावर प्लांट्स है वो भी इस चीज को पीछे छोड़ चुके हैं। तो इसलिए एक प्रॉब्लम है कि अगर हम इंपोर्ट करते भी हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें मिक्सिंग हमारी किस तरह की होगी। ये 2-3 चीजें हैं, क्योंकि ग्रेड्स तो अप्रॉक्सीमेटली वही हैं, बट ये चीजें मैटर करती हैं कि आपका सल्फर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, आपका ग्रेड्स हैं वो किस तरह मिक्सचर होंगे, एंड आपकी रिफाइनरीज कितनी वाइबल हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए। अब ये मान सकते हैं कि वो मिक्स तो कर सकते हैं, बट क्योंकि आप अरब लाइट कर रहे हैं, इसमें और भी चीजें, लॉजिस्टिक्स है, शिपमेंट है, इंश्योरेंस है, तो मल्टीपल फैक्टर्स प्ले करते हैं। तो ये देखने आगे चल के देखना पड़ेगा कि कितने डिस्काउंट पे आपको अवेलेबल होंगे। अगर तो बहुत कोई मैसिव डिस्काउंट होगा देन इट्स वाइबल, या आप कह सकते हैं फीजिबल। अदर देन दैट, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑयल नीचे आ गया, तो उसके अलावा अगर इंटरनेशनल मार्केट में भी नीचे है और उधर भी हमें मोरल ज्यादा कोई बड़ा डिस्काउंट नहीं है, तो फिर इतना शायद पाकिस्तान साइड पे शायद ना जाए। अच्छा, इससे रिलेटेड ये है कि जो लोकल रिफाइनरीज हैं, क्या वो अगर ये चीज मटेरियलाइज हो भी जाती है तो लोकल रिफाइनरीज इतनी प्रिपेयर्ड हैं कि वो ईरानियन क्रूड ऑयल को इतने एफिशिएंटली जो है प्रोसेस कर सकें, रिफाइन कर सकें, या कोई और ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान फेस कर सकता है अगर हम ये करते हैं? रिफाइनरीज तो प्रोसेस कर लेंगी, जैसे मैंने बताया ना, जो API इनकी जो ग्रेविटी है, जो ग्रेड है, वो अप्रोक्सीमेटली मोरलेस बराबर अगर इरानियन लाइट का और अरब लाइट का देखते हैं। बट जो प्रॉब्लम आएगा वो इसमें जो हमारे पास जो सल्फर का ज्यादा प्रोडक्शन है ना, उसमें एक ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि जो फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस होता है वो हमारे लिए कमर्शियली इतना वाइबल नहीं है। तो अगर तो हम इरानियन ऑयल इंपोर्ट करते हैं और हमारे पास वो चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होती है जो हमें हमारी इंडस्ट्री के लिए इतनी वाइबल नहीं है, तो उसको प्रोड्यूस करने का, रिफाइन करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो रिफाइनरीज कर सकती है प्रोसेस, लेकिन कितना कमर्शियली वायबल है ये बड़ा मैटर, ये बड़ा पार्ट प्ले करता है ये फैक्टर। मुझे हम कल डिस्कस कर रहे थे कि जितने फैक्टर्स हैं वो सारे पॉजिटिव ही हैं। अभी यूएस ईरान की टेंशंस को हम लेके देख रहे हैं, ऑयल प्राइसेस को लेके देख रहे हैं, और जो ऑलरेडी बजट भी आया वो भी मार्केट फ्रेंडली था। लेकिन कुछ अटैक्स दोबारा से स्टार्ट होते हुए कल हम हफ्तानामे में भी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आज ये खबर आई है कि जो अटैक्स हैं उनको होल्ड किया जाएगा और दोबारा से एक टॉक्स का सिलसिला चलेगा। तो क्या मार्केट में जो हम एक पॉजिटिव मोमेंटम एज्यूम कर रहे हैं कि 182 का लेवल भी जो है रेजिस्टेंस क्रॉस होगी, तो क्या ये अब वो टाइम आ चुका है कि ये हो सकता है इसी हफ्ते के अंदर? देखिए, इसी हफ्ते का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बिल्कुल अब चांसेस मार्केट के अंदर मौजूद हैं, बहुत ज्यादा मेजरली चांसेस है कि मार्केट अब नया ब्रेकआउट और नया लेवल पर आ जाए, क्योंकि अभी कोई भी हमारे पास नेगेटिव न्यूज मार्केट के अंदर प्रिवेल नहीं करी, कोई भी नेगेटिव न्यूज मौजूद नहीं। अब एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए कि मार्केट हमेशा चलती भी नहीं रहती है। जरूरी नहीं है कि मार्केट गिरे और बढ़े बस यही हो, मार्केट रुकती भी है, सेटल डाउन भी होती है और वहीं पे अपने आप को पूरा ब्रेक भी लगाती है एक लेवल पर आकर, और फिर अगेन एक नई रैली बनती है।
तो अभी वही वाली सिचुएशन चल रही है, क्योंकि एक बार जब मार्केट ने नया हाई लगा दिया उसके बाद बहुत सारी नेगेटिव न्यूज आ गई। अगर नेगेटिव न्यूज नहीं भी आती तो भी मार्केट का एक बार गिरना, एक बार नीचे आना पेंडिंग था। ये हम कह सकते हैं कि जंग की वजह से बहुत ज्यादा मार्केट गिर गई, 50,000 पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं गिरना, लेकिन 10-15,000 पॉइंट मार्केट वहां से गिर सकती थी। जो हमारा लेवल था 1,80,000, वहां तक या 1,70,000 तक भी मार्केट अपने आप को ला सकती थी, क्योंकि एक सेटलमेंट का पीरियड चलता है। तो एक ये चीज खत्म हो गई। अब एक और इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये है कि क्योंकि अब है ईयर एंड, तो ईयर एंड के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जो बैंकिंग है, तो उनको अपनी क्लोजिंग्स भी दिखानी होती है। तो इस वजह से भी मार्केट के अंदर सेटलमेंट चल रही होती है। अगर हम देखें आज की क्लोजिंग, तो एंड टाइम पर मार्केट के अंदर अच्छा खासा प्रेशर आया और अच्छे खासे शेयर्स जो हैं वो सेल हुए हैं मार्केट के अंदर, फंड की तरफ से भी और इंश्योरेंस की तरफ से भी। उनकी सेलिंग की वजह अगर हम देखते हैं, फौजी सीमेंट, तो वो ₹2 प्लस चल रहा था, सुबह से ₹2 प्लस ट्रेड कर रहा था और एंड टाइम पर लोअर लॉक तक ट्रेड कर रहा है विद इन अ मिनट। तो वो 57 रुपए से 55 रुपए तक का लोअर लॉक उसने ट्रेड करा और उसके बाद फिर अगेन सेटल हो गया। कोहाट सीमेंट अगर हम देखते हैं तो 105 रुपए पर ट्रेड करा था, वहां से 117 रुपए तक अपर कैप लगा और फिर वापस 110 पे आ गया। तो विद इन अ मिनट ये सारी चीजें हुई हैं। तो क्लोजिंग भी मैटर करती है, क्योंकि ईयर एंड क्लोजिंग है। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट ईयर एंड के बाद थोड़ा अपने आप को यहीं पे सेटल करे 1,80,000 के पास, 1,75,000 के पास, इसी रेंज के दरमियान, और फिर एक नई रैली बनाए तो वो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी भी हो जाएगा। अच्छा मुइज, मेरा यहाँ पे आपसे एक सवाल है। आपने ईयर एंड की बात की, तो ईयर एंड तो कंपनीज के लिए क्लोज होता है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि हमने जो पीछे म्यूचुअल फंड्स की, इंस्टीट्यूशन की सेलिंग देखी है वो मोस्टली कैलेंडर ईयर पे देखी है, नवंबर दिसंबर, इस टाइम पे वो ज्यादा अपनी पोजीशन को सेल ऑफ करता है। और रिसेंट वॉर के अंदर भी हमने ये चीज देखी थी कि बहुत ज्यादा पोजीशंस लिक्विडेट हो गई थी और फिर नई पोजीशंस, क्योंकि म्यूचुअल फंड को ऑलरेडी इन्वेस्टेड होना होता है। तो आपको नहीं लगता कि इस रिजल्ट या इस जून क्लोजिंग से की बजाय वो नवंबर दिसंबर में ज्यादा हम सेल ऑफ विटनेस कर सकते हैं जो रिडेम्पशंस आएंगी? देखिए हर क्वार्टर के अंदर ही होता है, रिडेम्पशन नहीं आती है इसके अंदर। फंड खुद सेल करते हैं या इंश्योरेंस खुद सेल अच्छा। करती है अपनी पोजीशंस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उनकी बुक्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है। तो उनको दिखाना होता है कितना प्रॉफिट हुआ ईयर एंड के अंदर, कितना लॉस हुआ, तो एक बार क्लोजिंग चलती है। तो इस वजह से हर क्वार्टर के एंड में जो होता है उसके अंदर हम देखते हैं। और अगर हम एक और बात करें कि दिसंबर के बाद जो 1 जनवरी होता है उसके अंदर भी बैंक्स क्लोज होती हैं, अपनी प्रॉपर क्लोजिंग करती हैं और 1 जुलाई को भी करती हैं। तो प्रॉपर क्लोजिंग हर आधे साल में बेसिकली उनकी चलती है, बैंक्स की, म्यूचुअल फंड्स की, इंश्योरेंस की। तो उस क्लोजिंग का भी इम्पैक्ट थोड़ा सा मार्केट के अंदर आता है। हम थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं कि जो जुलाई होगा उसमें हम एक बेहतर मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो स्टार्टिंग होगी उस मंथ की। मुझे हमने जैसे देखिए डिस्कस किया था कुछ टॉप स्टॉक्स भी, हाँ, मुझे जैसे हमने डिस्कस किया था टॉप स्टॉक्स भी बताए थे, उसमें एक ओजीटीसी भी एक पिक थी हमारी। मैं यही सवाल मूवीज आपकी तरफ लेके आना चाहूंगा कि खबर हमारे पास ओजीटीसी के हवाले से भी आ रही है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी है, जो कि बॉबी डीप वन जो उनके एक्सप्लोरेटरी प्लांट था वहां से जो है प्रोडक्शन अभी स्टार्ट करेंगे। एक तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बताइएगा और ये भी बताइएगा कि कितना मीनिंगफुल हो सकता है कंपनी की ओवरऑल आउटपुट और अर्निंग्स में। जी, इसकी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गई है एंड ओजीडीसी को तब हमने रिसेंट देखा भी है कि एक्सप्लोरेशन एंड काफी सारी चीजें ऑयल के हवाले से एंड गैस के हवाले से बहुत एक्टिव ओजीडीसी नजर आई है। एंड इट इज मीनिंगफुल, क्योंकि आपकी जो डिपेंडेंसी ऑन द इंपोर्टेड फ्यूल वो कम होती है एंड देन आपकी जो लोकल प्रोडक्शन है, लोकल एक्सप्लोरेशन है, वो अगेन परवान चढ़ती है। आपकी कंपनीज डिस्कवर होती हैं, उसकी फेयर वैल्यू डिस्कवर होती है, अर्निंग्स बेहतर होती हैं। इट्स अ गुड थिंग। और ओजीडीसी अगेन थोड़ा सा क्या गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस तो है कंपनी में, बट अगर हम डिस्कवरीज को सामने देखें तो यस, आई थिंक 2000 बैरल्स पर डे का आ रहा है कि जो एक्सप्लोर किया जाएगा, इट इज बेनिफिशियल। यस, मैं अगर हम इस चीज को देखें तो हमारे पास एक तरफ मारी एनर्जी और दूसरी तरफ ओजीडीसी है, और हम रिटर्न्स की बात करें और अगर डिस्कवरीज की बात करें तो मेरा ख्याल है ओजीडीसी की ज्यादा है एज कम्पेयर टू हम मारी देखते हैं। बट आप अगर इन दोनों कंपनीज को आपस में कंपेयर करेंगे तो विच कंपनी वुड यू पुट फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? अच्छा, दोनों को इस तरह समझें कि जो मारी है जब वो एक्सप्लोरेशन करती है तो देखिए एक्सप्लोरेशन की कॉस्ट ज्यादा होती है। तो जहां पे वो एक्सप्लोर करती है, मारी का जो सक्सेस रेशियो है वो बेहतर है कंपेयर टू ओजीडीसी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मारी कहीं पे एक्सप्लोर कर रही है ऑयल एंड गैस, तो वहां से मेजॉरिटी चांसेस ये होते हैं कि वहां से चीज एक्सप्लोर, जो हमारी रिसोर्सेज है वो एक्सप्लोर होती है। ओजीडीसी 100% नहीं है, ठीक है, एक तो ये चीज है। लेकिन अभी रिसेंट टाइम पे अगर हम देखें तो मारी ने परफॉर्म नहीं किया और ओजीडीसी ने परफॉर्म किया, और रिसेंट डिस्कवरीज भी ओजीडीसी की हैं। उसकी वजह से एक मोमेंटम ट्रेडर्स का भी, इन्वेस्टर्स का भी जागा है। एक चीज ये आती है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है ओजीडीसी के अंदर, बट क्योंकि अभी एक्टिवली बहुत एक्सप्लोरेशन के बाद नजर आई है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि, और उसके ऑपोजिट मारी इतना परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आया। सो मारी बीइंग द गुड ग्रुप एंड देन एक्सप्लोर करती है, तो उसकी जो कॉस्ट होती है, क्योंकि अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगा, एक्सप्लोर करने की कॉस्ट ज्यादा होती है, तो मारी जहां पे भी एक्सप्लोर करता है उसकी वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, वो वेस्ट नहीं होती। उस हवाले से हमारी अच्छी है, ग्रुप अच्छा है। बट अभी रिसेंट टाइम में क्योंकि परफॉर्म नहीं कर सकी, एंड देन हम ये भी समझते हैं कि हमारी एक्सपेंशन में जा रही है, माइनिंग के अंदर जा रही है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रही है, तो फिर हम डिविडेंड को भी देखें, उसकी प्राइस डिस्कवरी को भी देखें,
तो ऑलरेडी वो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा टाइम ले परफॉर्म करने में इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस। उसके मुकाबले में ओजीडीसी ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, क्योंकि हम रोज देखते हैं कोई ना कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती है, कोई खबर आती है, डिस्कवरी की आती है। तो यस, बट अगेन ग्रुप अच्छा है तो मारी वुड बी द टॉप पिक अमंग द इन्वेस्टर्स, क्योंकि ओवर द इयर्स मारी ने रिटर्न्स भी दिए हैं, परफॉर्म भी किया है और एक्सप्लोरेशन में अपना नाम भी बनाया है। लेकिन ओजीडीसी भी ऑन द अदर हैंड डिविडेंड दे रही है आपको, एक्सप्लोर। और एक चीज और हुई है, क्योंकि आपकी वॉर के बाद अगेन डिस्कवरी ज्यादा ओजीडीसी ने की है, तो वो भी एक, वो कहते हैं ना, एप्पल ऑफ द आई बन गई है कि जहां पे वो डिस्कवरी कर रही है वहां पे ट्रेडर्स उसमें एक्टिव हो जाते हैं। तो प्राइस डिस्कवरी के लिए ओजीडीसी इज वुड बी अ गुड पिक। ऑफ कोर्स मोइज, मैं इसी चीज को आगे कंटिन्यू करूंगा। अगर हम ओजीडीसी की भी बात करें तो इन्वेस्टर्स को क्या नेक्स्ट चीज जो है बेहतर मॉनिटर करनी चाहिए ओजीडीसी को लेकर? क्या ये ज्यादा और एक्सप्लोरेशन करती है तो ज्यादा बेहतर या ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी इन्वेस्टर्स के लिए, या हायर प्रोडक्शन वॉल्यूम्स होंगे, या प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर सारी चीजें रिफ्लेक्ट करेंगी, तो देन इट वुड बी मोर अट्रैक्टिव? देखिए, प्रॉफिट्स बाद में आते हैं, पहले न्यूज आती है, और न्यूज का इम्पैक्ट जो शेयर है वो पहले ले लेता है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट का सबको पता चल जाता है, लोग पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट कर सकेगी। उस तरह की कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे होते हैं, कंपनी एक्सपेंशन कर रही होती है, कंपनी एक्सप्लोर कर रही होती है, तो वो पहले ही सारी चीजें जज कर दी जाती हैं और उसी का जो प्राइस डिस्कवरी वो पहले ही हो जाती है। तो बेटर है जो न्यूज पे हम रिएक्ट करें वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम रिजल्ट का वेट करेंगे तो इट वुड बी टू लेट कि हम उसके अंदर एंटर हो, तो बेटर है कि आप अभी लें। और मुझे भी लगता है कि इसके अंदर बहुत अच्छी गेन्स आपको मिल सकते हैं। अच्छा, माड़ी और ओजीडीसी की आप बात कर रहे थे, तो एक और बात मैं बता दूं आपको, ओजीडीसी जो है वो इस वक्त कम पी पर मिल रहा है। इस वक्त मार्केट के, अगर हम मार्केट को देखते हैं तो मार्केट इस वक्त 7-8 की पी पर चल रही है, 7-8 के मल्टीपल पर चल रही है, और ओजीडीसी भी हमें 7-8 के मल्टीपल में मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर हम ऑन द अदर हैंड माड़ी की तरफ जाते हैं तो वो 12 और 13 के मल्टीपल पर मिल रहा है। वो वैसे ही महंगी कंपनी है और उसको सिर्फ गिने चुने इन्वेस्टर्स जिनको 5 साल 10 साल के लिए होल्ड करना है या हर महीने एसआईपी करनी है, तो वही लोग माड़ी के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और ओजीडीसी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ओजीडीसी के अंदर उस तरह का इन्वेस्टमेंट का रुझान नहीं है। ओजीडीसी के अंदर मेनली ट्रेडिंग होती है, वीकली ट्रेड, प्रॉपर स्विंग चलती है ओजीडीसी के अंदर। तो अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो लंबे टाइम के लिए तो माड़ी इज गुड, लेकिन अगर शॉर्टर टाइम के लिए चाहिए हो या फिर 1 साल के अंदर भी अगर आपको अच्छा कैपिटल गेन चाहिए तो ओजीडीसी वुड बी माय पिक। अच्छा, इसमें एक और चीज है साथ, मुइज आप भी मुझे बताइएगा, मतलब ऑडियंस को बताएं कि इसमें जैसे मैंने कहा ना प्राइस डिस्कवरी के लिए ओजीडीसी अच्छी है, देन उसमें एक और चीज है कि हमारे पास सर्कुलर डेट की इन्फॉर्मेशन भी इससे कनेक्टेड रहती है, तो हमें पता चलता है पेमेंट्स कम हो रहे हैं या रिसीवेबल्स हैं, तो उस पर भी प्राइस सेक्शन आता है। देन हमारे पास रेकोडेक भी कनेक्टेड है, तो हम ये भी Exactly. मानते हैं कि क्योंकि रेकोडेक कनेक्टेड है तो ओजीडीसी के पास न्यूज एलिमेंट मूव करने के लिए ज्यादा होता है। तो आपके पास एक्सप्लोरेशन आ गया, आपके पास रेकोडेक आ गया, आपके पास सर्कुलर डेट की पेमेंट्स आ गई, रेजोल्यूशन आ गई, तो मल्टीपल न्यूज फ्रंट पे ओजीडीसी आपको प्राइस डिस्कवरी अच्छी दे देती है। कैश फ्लोज भी बिल्कुल। बेहतर हो जाते हैं कंपनी के इस तरीके से। उसमें Yes, नेक्स्ट और सवाल फंड्स और इंश्योरेंस भी ओजीडीसी के अंदर मेनली इन्वॉल्व होते हैं। पीएस तो सबसे टॉप पर होता है और सेकंड पे ओजीडीसी भी हमारे पास फंड्स के पास आ रहा होता है अच्छी होल्डिंग के अंदर। मैं सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स पे आना चाहूंगा, बीइंग नोन एज द बिगेस्ट आईपीओ इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हिस्ट्री, और अभी उनकी तरफ से खबर आ रही है कि अपनी जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, ट्रक्स एंड बस टायर की जो प्रोडक्शन है उसको 25% बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा, व्हाट्स दिस न्यूज़ ऑल अबाउट? अच्छा, सर्विस लॉन्ग मार्च सिंस आईपीओ हैज बीन परफॉर्मिंग वेल, और हमने अपने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को भी बताया था कि अगर आप आईपीओ में सर्विस लॉन्ग मार्च का आईपीओ अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, क्योंकि रीजनेबली अच्छी कंपनी लग रही थी और उसने परफॉर्म भी किया। अब एक चीज क्या होती है कि जब आप आईपीओ में जाते हैं तो मोस्टली लोग क्या कहते हैं, उन्हें पता होता है कि आईपीओ अगर अच्छा उसको मार्केट किया गया है, अच्छी उसकी बुक्स हैं, अच्छा उसके फाइनेंशियल एडवाइजर्स लेकर आ रहे हैं, तो वो अच्छा परफॉर्म ही करेगा, और कंपनी की बुक भी अगर अच्छी हो। तो हमने अभी रिसेंट आईपीओस ने अच्छा परफॉर्म किया ही है। सर्विस लॉन्ग मार्च वाज नो डिफरेंट, अच्छा परफॉर्म किया उसने। और फिर होता क्या है, आईपीओ में एक जगह पे जाके प्रॉफिट टेकिंग आती है, कंपनी नीचे आ जाती है, फिर जो आईपीओ वाले होते हैं वो निकल जाते हैं उससे, और देन वही ट्रेडिंग वाली कंपनीज में एंटर करते हैं, फिर कंपनी का वेट करते हैं कि वो किस तरह परफॉर्म करती है, किस तरह उसके रिजल्ट्स आते हैं, किस तरह की फाइनेंशियल बुक्स पे उसके रेशियोस रिफ्लेक्ट करते हैं, देन फिर उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट की ट्रेडिंग प्लान करते हैं। लेकिन सर्विस लॉन्ग मार्च के केस में ये हुआ है कि अब देखें, वो न्यूज भी आ रही है उनकी, वो अपने प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, बेसिकली पब्लिक कर रहे हैं, एक्टिव मैनेजमेंट नजर आ रही है कि सामने दिखा रही है, क्योंकि दे आर द ओनली वन इन कमर्शियल व्हीकल्स के टायर्स पे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो पैसेंजर व्हीकल्स में भी आई थिंक जा रहे हैं। तो अभी बेहतर कर रहे हैं, एंड आई थिंक क्योंकि सिंस आईपीओ दे परफॉर्मिंग वेल, तो यस, एज लॉन्ग एज कंपनी एक्सपैंड करती है, अपने ही बिजनेस के अंदर एक्सपैंड करती है, मार्केट शेयर पकड़ती है, बिकॉज दे आर द ओनली प्लेयर्स इन दिस प्रोबेबल नीश, राइट? क्योंकि जो व्हीकल्स के टायर्स हैं यही प्रोड्यूस करते हैं, एंड सिंस अब ये पैसेंजर व्हीकल्स में भी आएंगे, सो यस, अभी तक अच्छा परफॉर्म किया, आगे भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, अगर कंपनी की मैनेजमेंट और कंपनी अपने आप को इसी तरह लेके कैरी फॉरवर्ड करती है तो। ऐसे इनका प्लान भी है कार टायर सेगमेंट में बाय 2028 एंटर करने का। वैसे भी जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है वो ऑफ कोर्स इन्वेस्टर से फंड्स जो है वो रेस करना चाह रही होती है, बट इट्स अ गुड थिंग कि वो एक्सपेंशन के अंदर उस चीज को लगा भी रही है। बट मेरा क्वेश्चन ये है
कि कंपनी की अर्निंग्स और फ्यूचर ग्रोथ और अर्निंग्स के अंदर कब तक ये सब कुछ रिफ्लेक्ट कर सकता है कि जहां पे एसएलएम वुड बी वेरी अट्रैक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स? अच्छा देखें, जब वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, जब वो एक्सपेंशन में शुरू कर देगी, जब वो सेल्स करेगी, उसके बाद ही उसकी बुक में रिफ्लेक्ट करेगा कि कितनी सेल्स की है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी है, कितने, अगर वो पैसेंजर व्हीकल्स में भी एंटर करते हैं, लेट्स से हम थोड़े से लॉन्गर होराइजन की बात करते हैं, तो कितना उन्होंने कमर्शियली लॉन्ग व्हीकल्स के लिए टायर प्रोड्यूस किए हैं, और उसके बाद कितने उन्होंने पैसेंजर व्हीकल्स के लिए किए हैं। तो जब वो प्रोड्यूस करके बेचना शुरू करेंगे, देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना उनकी बुक्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी एक चीज ये अच्छी नजर आती है कि वो एक्सपैंड कर रहे हैं, वो मार्केट को पकड़ रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। तो बुक्स में आपको रिफ्लेक्शन तब नजर आएगी जब उनकी सेल्स बड़ी सॉलिड हो जाएंगी, जब नजर आएगा कि यहाँ से उनकी बुक्स आगे चलनी शुरू हो गई हैं। मुझे आई थिंक इन्वेस्टर का जो ऑप्टिमिज्म है इस कंपनी को लेके वो भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा जब फाइनेंशियल रिजल्ट्स थोड़े से रिफ्लेक्ट करने शुरू होंगे कंपनी के। जब से आईपीओ आया तब से जो एसएलएम है कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? तब से तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम देखते हैं तो पहले दिन भी कैप लगा था जब ट्रेडिंग के लिए आया था, और दूसरे दिन भी कैप लगा, और तीसरे दिन भी कैप के पास ट्रेड कराया था, 26 रुपए के पास ट्रेड करा था, और वहीं पर प्रॉफिट टेकिंग आई थी 26 रुपए के बाद 24 रुपए तक का लो लगाया, और करंटली 25 रुपए 25.5 रुपए के बाद, और वैसे तो 24.50 के बाद था, लेकिन आज की जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन लगी थी उसके बाद 1 रुपया प्लस हो गया, वो 25 रुपए 50 पैसे के पास, और 25 रुपए के अराउंड इसी क्लोजिंग आई है। तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट स्टिल अच्छा बिल्ड है, और इवन हम मार्केट के अंदर ही बैठे हुए हैं तो मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली न्यूज भी चल रही है, बातें भी आ रही हैं कि जिन लोगों के पास गंदारा टायर्स के शेयर्स हैं या फिर पैंथर टायर के शेयर्स हैं, तो वो भी अपना पैसा यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो एसएलएम शेयर है सर्विस लॉन्ग मार्च, वो एक प्रॉपर बड़ी कंपनी नहीं है जो कि आपको डिविडेंड भी दे, जैसे कि एफएफसी की हम बात करते हैं, जो एफएफसी अगर इन्वेस्टर्स लेते हैं तो वो आपको डिविडेंड भी देगी, अर्निंग्स भी अच्छी, सारी चीजें अच्छी हैं, तो उसके अंदर छक्के का चांस हमें नहीं मिलता जैसे साजगार में मिला था। तो एसएलएम भी ही उस तरह की कंपनी है कि कंटिन्यूसली एक्सपेंशन के अंदर है, पैसेंजर कार्स की तरफ भी जा रही है, तो नए-नए प्रोजेक्ट्स ला रही है, और जो मेनली इनका पर्पस था आईपीओ लाने का, पैसा रेज़ करने का, वो भी यही था कि पाकिस्तान के अंदर पैसेंजर कार्स के भी टायर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर किए जाएँ और सेल किए जाएँ। तो उससे भी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स और प्रॉफिट प्लस रेवेन्यूज़ भी कंपनी इंक्रीज़ कर जाएँगे। तो मेरा भी मशवरा यही होगा स्टिल कि जिन लोगों के पास एटलीस्ट गंदारा टायर के शेयर हैं, तो वो सेल करके एसएलएम के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक तो कंपनी अच्छी है, ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसके अंदर कैपिटल गेन के थोड़े टाइम के अंदर भी आपको अच्छे चांसेस मिल सकते हैं एसएलएम के अंदर, क्योंकि इस वक्त इन्वेस्टर का सेंटिमेंट बहुत मैटर करता है ना। तो इस वक्त एसएलएम के अंदर इन्वेस्टर का सेंटिमेंट प्रॉपर्ली बिल्ड हुआ है, तो इसके अंदर आपको अच्छा चांस मिल सकता है कैपिटल गेन का। एक और चीज ये है ना कि हम जब भी बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझते हैं ना, तो हम जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं ना, तो हमें एक चीज ये समझना भी जरूरी है कि जैसे आपने बात की थी ना बुक्स में कब तक रिफ्लेक्ट होगा, तो हम ये भी चीज समझते हैं कि जस्ट नॉट कि कंपनी प्रोड्यूस करी और बेच रही है, बट उसका रॉ मटेरियल अगर रबर इंपोर्ट हो रहा है, चाइना से कर रहे हैं या कहीं और से कर रहे हैं, तो वो इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, उसके बाद वो प्रोड्यूस कितना करें, ये चीजें भी बिजनेस इकोनॉमिक्स में बड़ी मैटर करती हैं। तो आगे चल के ये चीजें भी बड़ी अनफोल्ड होंगी, तो आप कंपनी को बेहतर तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं। एंड आई थिंक इट इज प्रॉमिसिंग फॉर द कंपनी, और क्योंकि अगर वो उन्होंने जिस चीज के लिए, जिस स्ट्रेटजी के लिए फंड्स रेज किए हैं, अगर वो एक्सपेंशन के अंदर भी लग भी रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज वन पॉजिटिव थिंग। बाकी जैसे ने बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीजें रिफ्लेक्ट होंगी, तो फिर एक ज्यादा बेहतर क्लैरिटी मिल जाएगी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। कि जितनी भी डिटेल्स होती हैं किसी स्टॉक के हवाले से, किसी में भी फंडामेंटल चेंज आ जाए, या किसी भी कोई आपको ट्रेड कॉल्स चाहिए हो, या कोई एडवाइजरी रिक्वायर्ड हो, पोर्टफोलियो का आपने रिव्यू करवाना हो, ये सारी चीजें जो है आपको स्टॉक भी प्रोवाइड करती है, और हम अकाउंट ओपनिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, आपने व्हाट्सएप करना होगा 03010301 आप व्हाट्सएप करेंगे, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप वो फुलफिल करेंगे, और उसके बाद सिर्फ आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, साथ में आपको 26 लाइव जूम सेशंस, जो कि आई थिंक कोई प्रोवाइड कर नहीं रहा, अगर कोई भी नया एंट्रेंट है मार्केट में तो उसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। उसके साथ ट्रेडिंग डेस्क की फैसिलिटी भी होती है, अपने स्टॉक से रिलेटेड, अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड और मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, टीम अवेलेबल होती है उनको एड्रेस करने की। वो सारी फैसिलिटीज आपको स्टॉकफाई में प्रोवाइड की जाती हैं, आप उससे व्हाट्सएप करना है। वहीं मैं स्ट्रेटजी की तरफ आना चाहूंगा। अगले इस बार तो कंप्लीट वीक है, लास्ट वीक तो 3 सेशन से ट्रेडिंग के, तो जो आपने कॉल्स दी हुई थी और जो स्टॉक्स बताए हुए थे, क्या अभी तक वो इंटैक्ट हैं? आज की मार्केट के बाद भी बताइएगा, और स्ट्रेटजी भी प्लीज एड्रेस कीजिए। जी बिल्कुल, जो हमने शेयर्स बताए उसमें से एक का तो टारगेट हिट हो गया था हमारा पीआईबीटीएल का, और बाकी भी कॉल इंटैक्ट है। और अगर हम देखें तो तकरीबन न्यूज वाली ही कंपनी है सारी। जावेदान कॉर्पोरेशन का 140 का लेवल था, वो अपना वहां पर सपोर्ट ले चुका है, और अब 147 148 के पास ट्रेड करा, जहां पर हमने कॉल दी थी, तो उसके भी टारगेट सून अचीव हो सकते हैं। इसके बाद जो एसएलएम की हम बात करें तो एसएलएम के साथ साथ एसजीएफ भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एसजीएफ के पास भी 17% होल्डिंग है एसएलएम की। तो एसएलएम जितना ऊपर जाएगा, एसजीएफ की बुक भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो एसजीएफ के अंदर भी कैपिटल गेन के चांसेस मौजूद हैं। 125 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है, और हमारा टारगेट 135 140 के पास का है। तो वो भी मुझे लगता है कि विद इन दिस वीक अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है जंग से रिलेटेड, तो इजी पॉसिबल है कि हमारे तमाम शेयर के टारगेट इजीली अचीव हो जाए। थैंक यू सो मच जी फॉर ज्वाइनिंग द शो। ये था आज का P6 रोजनामा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपका सवाल हुआ कमेंट में जरूर ड्रॉप कीजिएगा, और ये भी बताइएगा
कि आज की एपिसोड आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।